नमस्कार दोस्तों, भारतीय कला और संस्कृति के इस नए लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने मेरे हिस्ट्री के लेक्चर्स देख लिए होंगे। और अगर आपने एंशंट और मिडीवल हिस्ट्री नहीं देखा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार मध्यकालीन भारत और जो एंशंट हिस्ट्री के वीडियोज़ हैं उन्हें देख लीजिए, ताकि आपको आर्ट एंड कल्चर समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानकर कि आर्ट एंड कल्चर का वेटेज कितना रहता है। तो देखिए, पिछले 6 सालों का अगर हम ब्रेकडाउन देखें तो 2 से लेकर 16 क्वेश्चन के बीच में यूपीएससी ने पूछे हैं प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर से। देखिए 2014 जो है वो एक अपवाद सा था, क्योंकि उस साल कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ गए। आर्ट एंड कल्चर से 16 क्वेश्चन प्रीलिम्स में और 4 क्वेश्चन मेंस में। लेकिन उसको छोड़ दें तो एवरेज अगर आप देखें तो 2 से लेकर 8 के बीच में एवरेज है। और कम से कम आप 3 या 5 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। पिछले 3 सालों से ये ट्रेंड रहा है कि 3 से 5। तो आप उम्मीद करके चलिए, आप मान के चलिए कि कम से कम 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे कल्चर से। और अगर आप आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को मिला देते हैं, देखिए क्योंकि कई लोग इसे हिस्ट्री के अंदर ही शामिल करते हैं, ठीक है। हालांकि हम पढ़ तो अलग तरीके से रहे हैं, लेकिन एंशंट और मिडीवल जो है आर्ट एंड कल्चर ज़्यादातर वहीं से सवाल आते हैं। तो इसे कई बार सीधा सीधा हिस्ट्री में ही क्लब कर दिया जाता है, एक साथ माना जाता है। तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन दोनों को मिलाकर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते ही हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो इसीलिए आपको ये वाला सब्जेक्ट अपना श्योर शॉट करना ही है। और ये स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसमें करंट अफेयर ज़्यादा नहीं होते हैं। हाँ, कल्चर में होंगे थोड़े बहुत। कल्चर में कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं, उन पे आपको अपना ध्यान रखना है, न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहना है। कोई भी नया डांस, कोई नया कल्चर आर्ट फॉर्म न्यूज़ में रह रहा है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किस क्षेत्र का है। अगर कोई कलाकृति या किसी कोई नई तरह की टेक्निक है जो आपने पहली बार सुनी है, हिंदू में आई है, तो एक बार बस उसे नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। यहीं पे जो आप नोट्स अब बनाने वाले हैं कल्चर के, उसी में उसे ऐड कर लीजिए। ओके। अच्छा, एक बात बताना रह गया, मेंस में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन यूपीएससी के जीएस 1 पेपर में आता ही है। तो एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक तो आएगा ही आएगा, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर भी इसका ठीक ठाक वेटेज है, लगभग 25 नंबर से लेकर 40 नंबर तक कुछ वेटेज हो सकता है। तो 4 क्वेश्चन क्योंकि एक बार आ रखे हैं इसलिए मैं 40 नंबर कह रहा हूँ, बाकी 20 से 25 नंबर तो इससे आएंगे ही आएंगे। तो इतना वेटेज रहता है आर्ट एंड कल्चर का यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम में। फिर देखते हैं कि इसे पढ़ना कहाँ से है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो सरकारी वेबसाइट है, सबसे बेस्ट रिसोर्स है वो है सीसीआरटी की वेबसाइट, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। ये वेबसाइट है, इस पे जाइए। रिसोर्सेज सेक्शन में आपको सारी जानकारी मिलेगी, जितने भी आर्ट एंड कल्चर हैं उसके बारे में। वहाँ से आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं। सीसीआरटी में जो भी डेटा दे रखा है, आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से उसे कॉपी पेस्ट करके वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके और उसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं अगर आप करना चाहें। लेकिन ये सब ना करें। सबसे बेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि इस किताब को फॉलो करिए। नितिन सिंघानिया द्वारा लिखी गई किताब है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला एवं संस्कृति। हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और ये बुक जो है, इसे आप एक तरह से बाइबल मान लो। चलो बाइबल नहीं तो मान लो कि ये सबसे बेस्ट किताब है, क्योंकि इसमें क्या है, सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। और मैं भी इसी किताब को फॉलो करते हुए आपको सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा आर्ट एंड कल्चर का। क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, अच्छी चीज़ें दे रखी है, लेकिन उसमें हर चीज़ कवर्ड नहीं है। और हमारा लक्ष्य क्या है, इस एग्ज़ाम को पास करना। हमारा काम ये नहीं है कि हमें एनसीईआरटी का ज्ञान बटोर के जीवन को सफल बनाना है, हमें आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है। लेकिन 11th की एनसीईआरटी भी एक बार मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इसे खरीद लीजिए या फिर डाउनलोड कर लीजिए ई पाठशाला जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके। क्योंकि इसमें जो फाइन आर्ट के चैप्टर हैं, केव पेंटिंग्स वगैरह के बारे में जो इसमें लिखा हुआ है, फ़ोटोज़ हैं, वो बहुत अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग हैं। ज़्यादा बड़ी किताब भी नहीं है, 120 या 125 कुछ पेज हैं इसमें, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा इसे पढ़ने में। तो ये वाली बुक है 11th एनसीईआरटी फाइन आर्ट के नाम से, ठीक है। हिस्ट्री के नाम से नहीं है, ये अलग है। इसको फाइन आर्ट के नाम से सर्च करना तब ये मिलेगी 11th एनसीईआरटी इस वेबसाइट पे, ई पाठशाला .nic.in पे। ये वाला इसका कवर है, अगर ख़रीदने जाते हो तो इस तरह की दिखती है ये बाहर से। तो इसे ज़रूर एक बार अपने पास रख लेना। लेकिन ये जो है नितिन सिंघानिया, ये सबसे बेस्ट किताब है। नितिन सिंघानिया बाय द वे खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने अपने नोट्स लिखे थे और इनके नोट्स दिल्ली में इतने फेमस हो गए कि जेरोक्स की दुकानों पर इन्हीं के नोट्स चलते थे आज से 3-4 साल पहले। तो जब नोट्स इतने ज़्यादा चलने लगे, हर कोई जाके नितिन सिंघानिया के कल्चर नोट्स मांगता था, तो इन्होंने खुद ही एक किताब इसे प्रिंट करवा दिया मैग्रॉ हिल्स के साथ जुड़कर। अब ये एक जो इनके नोट्स हैं ये प्रॉपर किताब के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये है सिलेबस की आउटलाइन और ये जो टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ। आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी, ये हो जाएगा हमारा पहला चैप्टर, लेकिन ये 3-4 भाग में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिर पेंटिंग्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, उसके बाद डांस फॉर्म्स, फिर म्यूज़िक,
थिएटर, पपेट्री, सर्कस, लैंग्वेजेस, रिलीजन, लिटरेचर, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरह के कैलेंडर, जितने मेले होते हैं, त्यौहार होते हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल, मार्शल आर्ट्स, अवार्ड्स बाय गवर्नमेंट, भक्ति, सूफी मूवमेंट, विभिन्न जो पर्सनालिटीज़ हैं हमारे कल्चर की डांस में, उनके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। और फाइनली यूनेस्को की एक लिस्ट है टैंजिबल और इनटैंजिबल हेरिटेज की। तो अगर मैं आपसे इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं तो देखो, ये जो दो टॉपिक हैं ये तो हो जाएंगे विजुअल आर्ट, ठीक है, क्योंकि ये हम देख सकते हैं। फिर ये जो डांस, म्यूज़िक, थिएटर, पपेट्री, सर्कस हैं ये हो जाएंगे परफॉर्मेंस आर्ट, क्योंकि इन्हें परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद कल्चर, तो ये तो हो गया आर्ट। और कल्चर क्या होगा? कल्चर यहाँ से शुरू होगा, लैंग्वेजेस, रिलीजन, लिटरेचर, और ये सभी टॉपिक जो हैं ये पार्ट हो जाएंगे कल्चर का। तो ये हो जाएगा हमारा कल्चर। तो ये है आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर कवर करेंगे हम, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी। ये है उसका पार्ट 1। तो पहले आपसे ये बात करते हैं कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में फ़र्क क्या होता है। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर होता है अगर आप कोई डिज़ाइन करते हैं, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई बिल्डिंग पूरी खड़ी कर देते हैं, तो वो होता है आर्किटेक्चर। जबकि स्कल्पचर जो है वो कोई छोटी मूर्ति हो सकती है, कोई कलाकृति हो सकती है, कोई सील हो सकती है जैसे हड़प्पन सील है, कोई स्टैचू हो सकता है जैसे डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैचू है, तो वो छोटा होगा, 3D फॉर्म होगा। तो ये तो देखो हो गया एक स्कल्पचर। ये पेरिस का नोटर डैम चर्च है, तो ये एक बड़ी बिल्डिंग है, इसमें अलग अलग तरह का मटेरियल लगा है, इसमें पत्थर है, ग्लास है, लकड़ी है। लेकिन जो स्कल्पचर होते हैं, स्कल्पचर जनरली एक ही मटेरियल के बनते हैं। जैसे ये स्टैचू है, तो ये स्टैचू मार्बल का बना है, तो ये पूरा मार्बल का बना है। इसे किसी ने बैठ के हाथ से इसे इस पर अपनी कलाकारी करी है, तो इसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। इसमें जो क्रिएटर है, स्कल्पटर है, उसकी क्रिएटिविटी ज़्यादा है, उसकी इमेजिनेशन ज़्यादा काम करेगी। जबकि आर्किटेक्चर में क्या होगा, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, इन चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, ये कैसे बैलेंस होगा, इसका भार कहाँ पे जाएगा, तो ये सब आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग और मैथ्स थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये बेसिक फ़र्क होता है। तो हम आर्ट भी पढ़ने वाले हैं, हमें बिल्डिंग्स के बारे में भी पढ़ना है, हमें ताजमहल के बारे में भी पढ़ना है, और साथ ही साथ हमें जो हड़प्पन सील्स हैं, स्टैचूज़ हैं, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, उसके बारे में भी पढ़ना है। तो वो सब आएगा स्कल्पचर में। तो ये डिफरेंस है आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में। अब आते हैं इंडियन आर्किटेक्चर पे। तो भारत का जो आर्किटेक्चर है वो रफली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला हो गया एंशंट, दूसरा हो गया मिडीवल, और तीसरा हो गया मॉडर्न, ठीक है। जैसे हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं सेम वैसे ही। अब एंशंट में हड़प्पन आर्ट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता एज, और उसके बाद साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। और मिडीवल में वापस 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हो जाएगा सल्तनत, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा मुग़ल। और मॉडर्न में मेनली यूरोपियंस के आने के बाद जो उनका आर्किटेक्चर है वो आएगा। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मेनली हमारे लिए एंशंट और मिडीवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ इस लेक्चर में हड़प्पन से। तो यहाँ पे मैं हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को कवर करने वाला हूँ, और साथ साथ में हड़प्पन स्कल्पचर्स को भी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसा हम हिस्ट्री में चर्चा कर चुके हैं, उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। भारत के पश्चिमी हिस्से में, उत्तर पश्चिमी हिस्से में ये स्थित है। इंडस और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारों पे जो शहर बसे हुए हैं, ये सभी मिलकर बनाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और उनमें हड़प्पा सबसे पहला डिस्कवर होने वाला शहर था, इसलिए इसे हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो लगभग 3rd मिलेनियम BC, आज से 5000 साल पहले इस सभ्यता की शुरुआत हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे 2 बड़े शहर हैं, 2 बड़ी साइट हैं जो हमें मिली हैं इस सभ्यता की। और ये जो सभ्यता है ये अपने सिविक प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये दुनिया में सबसे पुराना उदाहरण हमें मिलता है जब शहर प्लान करके बनाए गए, अर्बन सिविक प्लानिंग, शहरों को प्लान करके बसाया गया। तो ये दुनिया का सबसे पहला एग्जाम्पल है, और सबसे पुराना शहर प्लानिंग वाला हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखो, हड़प्पा में आर्किटेक्चर के अंदर काफ़ी कुछ खास बातें थी। जैसे शहर जो है वो ग्रिड पैटर्न में लेआउट किया हुआ था। ग्रिड पैटर्न मतलब अगर ये ग्रिड है तो ये जो लाइनें मैं बना रहा हूँ ये लाइंस तो हो जाएंगी रोड्स, और ये जो है ये कहलाएगा सिटी ब्लॉक। तो ऐसे ब्लॉक्स हैं, वो ब्लॉक्स कैसे बने हुए हैं, ये ग्रिड बन गया ना एक। तो ये ग्रिड बना है क्योंकि रोड्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, और बड़ी बड़ी जो रोड्स हैं वो ऐसे हैं, फिर उनको इंटरसेक्ट करते हुए दूसरी बड़ी रोड्स हैं 90 डिग्री पे, और उनके बीच में ये वाली कुछ छोटी रोड्स हैं, ठीक है। तो इनसे ब्लॉक बनता है, और रोड्स जो हैं सभी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही हैं, और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसीलिए सिटी की जो संरचना है वो बहुत
अच्छी दिखती है, दिखने में विजुअली बहुत अच्छा पैटर्न दिखता है। एक और ख़ास बात, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरे में ही ईंटों का इस्तेमाल किया गया। मिट्टी की ईंटें हैं जो जलाकर बनाई गई हैं, बर्न्ड मड ब्रिक्स, ठीक है, जो ईंट का भट्टा होता है, अगर आपने देखा हो कभी, तो उसमें भट्टी में सेका जाता है, ईंटों को हार्ड किया जाता है। तो वो जो ब्रिक्स बनाने का सिस्टम है वो आज से 5,000 साल पहले सबसे पहले दुनिया में हड़प्पा की सिविलाइजेशन में ही देखा गया है। और सारी ईंटें एक साइज़ की हैं, ये सबसे ख़ास बात है। मतलब कश्मीर से लेकर गुजरात तक जितनी भी साइट्स हमें मिलती हैं, सब में जो ईंट की साइज़ है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, फिक्स एक ही साइज़ की ईंटें मिलती है। और यही कारण है कि हम इसे एक सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो समानताएं हैं वो इस ब्रिक्स के कारण, उसके आर्किटेक्चरल लेआउट के कारण वो काफ़ी हद तक उसे एक सभ्यता बना देती हैं। यानी उनका आपस में लिंक था, ऐसा नहीं है कि कोई अलग थलग शहर बने हुए थे। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये लोथल का फ़ोटो है। लोथल जो है बहुत ख़ास था क्योंकि इसमें एक जहाज़ आने के लिए सी पोर्ट, डॉकयार्ड बनाया गया था, जहाँ पे जहाज़ आके रुक सकते थे, एक बंदरगाह है। और इसमें देखिए कितनी समझदारी का इन्होंने इस्तेमाल किया कि बंदरगाह डायरेक्ट समुद्र के वहाँ पे नहीं बनाया गया है। एक समुद्र से अंदर नदी आती है, उस नदी में भी अंदर आकर यहाँ पे साइड में बनाया गया है, ताकि जिससे नदी की जो मिट्टी है वो यहाँ पे जमा ना हो, सिल्ट जमा ना हो, और अगर कोई तूफान आता है या समुद्र की लहरें हैं वो जहाज़ों को डिस्टर्ब ना करें। यानी ये इनलैंड सी पोर्ट है, ठीक है, इनलैंड डॉकयार्ड है, अंदर आकर डॉकयार्ड बना हुआ है, और वहाँ पे जो सामान उतर रहा है उसे स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी यहाँ बिल्डिंग्स भी बनी हुई है। तो ये लोथल का रफ मैप है। फिर देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो शहर हैं, जो खास करके बड़े शहर हैं, वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला हिस्सा तो होता है सिटाडल, यानी जो थोड़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, तो हल्का सा ऊंचाई पे एक टीले पे बना हुआ होगा, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स होंगी, तो ये हो जाएगा सिटाडल। और जो नीचे वाला शहर है उसमें इंसानों के, आम लोगों के घर बने होंगे, छोटे छोटे घर हैं। तो ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादातर सारी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ये सभी सिटाडल में मौजूद हैं। और जो घर हैं, जो 90 डिग्री के एंगल पे सड़कें हैं, जो सिटी ब्लॉक्स बन रहे हैं, वो सभी यहाँ नीचे वाले शहर में हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया अप्रेज्ड सिटाडल। ऊंचा क्यों था? मे बी इसीलिए क्योंकि बाढ़ आती थी हर साल, इंडस नदी है, दूसरी अन्य नदियाँ हैं, बार बार बाढ़ से बचने के लिए उन्हें ऊंचा रखा गया। और जो ग्रेनरीज हैं, ये जो सभी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, ये सभी ऊपर वाले हिस्से में बनी हुई हैं। ये है सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा गुजरात में स्थित है। सूरकोटड़ा फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, हॉर्स बोन मिली हैं। और पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े का अस्तित्व हमें कहीं नहीं नज़र आता सिवाय सूरकोटड़ा के, और वो भी शायद इसीलिए क्योंकि सूरकोटड़ा समुद्र के किनारे था। और लोथल में भी एक जगह मिलता है एविडेंस। तो लोथल और सूरकोटड़ा ये दोनों क्या समुद्र के किनारे थे, तो शायद यहाँ पे अन्य जगहों से व्यापार के रास्ते कुछ घोड़े आए होंगे, लेकिन वो जी नहीं पाए, जिंदा नहीं रह पाए, तो मर गए और उन्हें दफना दिया गया। तो इसलिए शायद हॉर्स बोन्स मिलती हैं। तो ये सूरकोटड़ा का एक प्लान है, रफ प्लान है। फिर से आते हैं हम हड़प्पा के आर्किटेक्चर पे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे फेमस जो स्ट्रक्चर है वो है ग्रेट बाथ। आपने कई किताबों में, अपनी एनसीईआरटीज़ में बचपन में इसकी फ़ोटो देखी होगी, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है। मोहनजोदारो में स्थित है ये एक स्विमिंग पूल है। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक स्विमिंग पूल है। और इसमें क्या होता था हमें अभी तक कंफर्म पता नहीं है। शायद यहाँ पर कोई रिचुअल्स होते थे, कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते थे, जिसके लिए ये बिल्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट है शहर के बीचों बीच, वो भी सिटाडल में ऊपर बनाई गई है। वरना ऐसे ही नहाने के लिए तो कोई इतना बड़ा कुंड बनाएगा नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मे बी शायद ये पब्लिक बात के लिए था, यानी आम लोग आए यहाँ पे, ऐसे ही जैसे आज स्विमिंग पूल में होता है, पिकनिक बनाए, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये कोई रिलीजियस काम के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका इस्तेमाल होता था। और इसकी खास बात यह है, इसकी कारीगरी इतनी अच्छी है कि इसमें ना तो कोई क्रैक है ना कोई लीक है। आज भी अगर इसमें पानी भर दोगे तो कहीं पे लीक नहीं होगा। और ये पूरा ईंटों से बना है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके साइड में यहाँ पे कुछ कमरे भी बने हुए हैं जो मे बी शायद चेंजिंग रूम का काम करते थे या कुछ और उनका उपयोग हो सकता था। लेकिन जो साइज़ है वो देख के यही लगता है कि शायद ये चेंजिंग रूम का काम करते थे। फिर आ जाओ ग्रीनरी पे। तो अब ये जो फोटो आपको दिख रहा है, इसमें देखो ग्रीनरी का आपको नीचे वाला बेस दिखेगा। ऊपर की दीवारें टूट चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, या मे बी लकड़ी की बनी होंगी तो वो सड़ चुकी हैं। हमें अभी बेस मिलता है, लेकिन बेस देख के हमें पता चल जाता है कि ये ग्रीनरी कितनी अच्छे तरीके से बनाई गई है। यहाँ पे हवा के लिए जगह, एयर डक्ट छोड़ी गई है हवा आने के लिए, और थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म है जिससे कि इसे पेस्टिसाइड से पेस्ट से बचाया जा सके। पेस्टिसाइड से नहीं, पेस्ट यानी कि जैसे चूहे हैं वो अनाज को खा ना जाएं, तो उससे बचाने के लिए ये थोड़ा सा ऊंचाई पे बनाया गया।
और दूसरी बात ये कि इसमें जो इसकी दीवारें हैं उसके मिक्सचर में हमें लाइम मिलता है, ठीक है। तो लाइम से क्या होता है कि एक उसका एंटी फंगल इफेक्ट होता है, उस पर फंगस वगैरह नहीं लगती है, तो अनाज सड़ने का डर नहीं रहेगा, ठीक है। और लाइम जो है वो मॉइस्चर खींच लेता है, हवा से नमी को खींच लेता है, तो उससे नमी अगर खींच लेंगे तो अनाज ज़्यादा समय तक सही रख सकते हैं, अनाज सड़ेगा नहीं जल्दी से। तो ये भी बहुत दिमाग लगाया इन्होंने कि उसका लाइम का इस्तेमाल किया मॉर्टर में। फिर आओ जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये एक सबसे खास बात है हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग की। ड्रेनेज का मतलब है कि यहाँ नालियाँ बनी हुई थी, हर घर में बाथरूम था, नहाने की जगह थी, और हर घर से एक छोटी नाली निकलती है और ये एक बड़े नाले में जाकर मिलती थी। और ये जो बड़ी नालियाँ हैं ये कवर्ड थी, इन पे ईंटों का कवर होता था, और ये ईंटें ऐसी हैं जिन्हें आप हटा सकते हैं, लूज़ कवर है, तो इसे हटाकर उनकी सफाई करी जा सकती थी, मेंटेनेंस वगैरह करा जा सकता था। फिर हर घर के बाहर सेस पिट थे। अगर आप एक ऐसे शहर में नहीं रहते हैं जहाँ पे सीवरेज सिस्टम है, यानी आपके घर का जो बाथरूम के जो कनेक्शंस हैं वो सारे सरकारी पाइप में ड्रेन में जाते हैं, तो बड़े शहरों में तो है, लेकिन अगर आप छोटे शहरों में या गांव में रहते हैं तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक गड्ढा खोद दिया जाता है घरों के बाहर, जिसके अंदर जो भी फीकल मैटर है उसको वहाँ पे डाला जाता है सेस पिट के अंदर, जिससे वो अपना आप डिकम्पोज हो जाएगा कुछ समय में, और जब वो भर जाता है कुछ महीनों में या कुछ सालों में, तब उसे साफ़ किया जाता है। तो यहाँ भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी आप देखेंगे शहरों में सेस पिट बने हुए थे, और ये बताता है कि हड़प्पन लोग अपने हाइजीन को कितना इंपॉर्टेंस देते थे, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन दोनों, ताकि शहर में भी बीमारियां ना फैले। और ये आप देखिए इस मैप में ये घर बने हुए हैं, और ये जो है इनसे नाली निकल रही है, ड्रेन्स निकल रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो ये एक और आर्टिस्ट की ड्राइंग है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखिए ईंटें बिल्कुल सब एक ही समान, एक ही साइज़ की बनी हुई हैं। अब आते हैं हम स्कल्पचर पे। तो अभी तक हमने बात करी हड़प्पन आर्किटेक्चर की, अब हम बात करेंगे स्कल्पचर्स की। तो स्कल्पचर जो है, स्कल्पचर कोई भी 3D आर्ट फॉर्म हो सकता है, जैसे ये आप छोटे छोटे खिलौने देख सकते हैं मिट्टी के बने हुए, या फिर ये सील हो सकती है, ये सभी स्कल्पचर कहलाएगा। तो हड़प्पा की सबसे खास बात है सील्स। हमें हज़ारों की संख्या में सील मिली हैं, स्टीएटाइट नाम के एक पत्थर से बनी है, जो कि वहाँ नदी में मिलता था, इसीलिए बहुत कॉमन था और आसानी से मिल जाता था, इसीलिए ज़्यादातर इसी से बनी है। लेकिन कुछ अन्य मटेरियल भी इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कॉपर, फेंस। फेंस जो है एक तरह की चिकनी मिट्टी होती है जिससे बर्तन बनते हैं, क्रॉकरी या फिर जो डिनर सेट हैं वो बनते हैं। शर्ट एक तरह का पत्थर होता है, और गोल्ड। तो इन सारे मटेरियल्स की भी सील हमें मिलती है। टेराकोटा की भी काफ़ी सील मिली हैं, काफ़ी स्कल्पचर्स मिले हैं, और इस तरह के खिलौने मिले हैं। टेराकोटा यानी कि जो जलाई हुई मिट्टी होती है, फायर बेक्ड क्ले, जैसे आग में गर्म किया करके हार्ड किया जाता है। तो ये जो मिट्टी देख रहे हैं आप, ये मिट्टी का बना है, लेकिन ये मिट्टी बहुत गर्म करी गई है। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ जानवरों के खिलौने हैं, और इतने ज़्यादा इस तरह के फिगर मिले हैं कि एक हिस्टोरियन ने तो एक बार थियरी दी थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिर्फ बच्चे रहते थे, कि ये सिर्फ चिल्ड्रन सिविलाइजेशन थी, क्योंकि इतने सारे खिलौने मिले हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ बच्चे कैसे रह सकते हैं कि खिलौने मिले। हाँ, ये ज़रूर बताता है कि हड़प्पन्स अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते थे, कि वो इतने सारे खिलौने बना रहे हैं। एक बुलक कार्ट मिला है, ठीक है, बैलगाड़ी है मिट्टी की बनी हुई, टेराकोटा की बनी हुई है, वो भी बहुत फेमस है। फिर सील की बात करते हैं, तो देखो सील में सबसे प्रसिद्ध सील है वो है ये पशुपतिनाथ, इसका नाम लिख लो। पशुपतिनाथ सील जो है, नाम से समझ में आ रहा होगा पशुपति, क्योंकि ये जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा है उसके चारों तरफ जानवर उसको एक तरह से श्रद्धा में उसके चारों तरफ खड़े हैं, तो इसीलिए शायद ये इसकी पूजा कर रहे हैं, तो इसीलिए इस व्यक्ति को कहा गया पशुपतिनाथ, या फिर प्रोटो शिवा, यानी ये शिव जैसा भी दिख सकता है, तो प्रोटो शिवा भी इन्हें नाम दिया गया। इनके सर पर सींग लगे हुए हैं, और इनके आसपास शेर है, भैंसा है, और जो बैल है, ये सभी इनके चारों तरफ नतमस्तक हैं। फिर हर सील में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, तो इससे पता चलता है कि शायद ये सील कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए या फिर व्यापार के लिए इस्तेमाल होती थी। मोस्ट प्रोबेबली व्यापार के लिए ही इस्तेमाल होती थी, और हर सील पे कुछ लिखा है। और ये जो लिखी गई भाषा है, ये अभी तक हम इसको समझ नहीं पाए हैं। ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, ये राइट से लेफ़्ट की ओर चलती है, ठीक है। आप देखिए हर सील पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ऊपर, और कोई ना कोई जानवर बना हुआ है। तो ये बहुत खास बात है कि जानवरों को बहुत प्रोमिनेंस दी गई है। ये यहाँ पे देखिए बैल है, और बैल ने भी देखिए कुछ ना कुछ अपने गले में पहन रखा है। इसका मतलब इसने भी कोई मतलब गहने जैसे कुछ इसके भी आभूषण पहना रखे हैं, या फिर इसे सजा रखा है। और हर जानवर को आप देखेंगे इसके ऊपर कुछ ना कुछ डेकोरेटिव आइटम आपको मिलेगा। तो इससे बताता है कि हड़प्पन्स कितने ज़्यादा आर्ट के, आर्किटेक्चर के
उनकी कला कितनी ज़्यादा डेवलप्ड थी, कितने बड़े उसके वो आर्ट एंड कल्चर के फ़ैन थे। इससे पता चलता है कि इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग कितने ज़्यादा कला प्रेमी थे, उन्हें अपनी कला से बहुत प्यार था और उन्होंने इस कला को बहुत डेवलप किया। फिर से ये सभी सील हैं, ये 4 अलग अलग तरह की सील हैं। इन पे आपको एनिमल सबसे ज़्यादा दिखेंगे, जिनमें यूनिकॉर्न, एक बैल, राइनोसरस, शेर, हाथी, ये सभी देखने को आपको ज़्यादातर मिलेगा सील्स पर। फिर आते हैं हम डांसिंग गर्ल के स्टैचू पे। तो हड़प्पा में ब्रॉन्ज स्टैचूज़ भी बहुत सारे मिले हैं और उनमें भी सबसे ज़्यादा फेमस है डांसिंग गर्ल का स्टैचू। इसे दुनिया का सबसे पुराना ब्रॉन्ज स्टैचू कहा जाता है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर कहा जाता है। और ये डांसिंग गर्ल जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है, ठीक है, त्रिभंग इसका पोज है। और इसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, और कपड़ों के बजाय इसने केवल आभूषण धारण कर रखे हैं। तो हाथ में चूड़ियाँ हैं, एक हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, गले में कुछ नेकलेस पहना हुआ है, आर्म पे इसने देखिए ये आमलेट या एम्यूलेट कुछ पहना है, फिर से एक हाथ, इस राइट हैंड में एक चूड़ी है। और ये एक ऐसे पोज में खड़ी है, हल्की सी इसकी कमर मुड़ी हुई है, मे बी ये डांस कर रही है, ठीक है। ऐसा जिस व्यक्ति ने इसे पहले देखा था उसे लगा कि ये डांस कर रही है, इसलिए उसने कह दिया डांसिंग गर्ल। मुझे तो आज दिन तक ये लड़की कभी डांसिंग के पोज में नज़र नहीं आई। आपका क्या कहना है? आप अपना खुद का ओपिनियन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आंसर में मत लिख के आना अपना ओपिनियन, आंसर लिखो यूपीएससी में तो डांसिंग गर्ल ही लिखना, ठीक है। आपका और मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस कहते हैं उन्हीं का मैटर करता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ये डांस करती हुई कहीं नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक हिस्टोरियन ने कहा था कि देखिए इसकी आंखें इस तरह से इशारा कर रही हैं कि ये किसी को चैलेंज कर रही है कि तुम डांस करके दिखाओ। हाँ, वो ज़रूर हो सकता है। अच्छा, तो इससे आपको क्या पता चलता है? देखिए, इससे हमें कई चीज़ें पता चलती है। पहली बात कि हड़प्पन्स की जो कला है वो कितनी ज़्यादा डेवलप्ड थी कि उन्होंने उस ज़माने में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इजाद कर लिया था। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है मैं अभी आपको बताता हूँ, समझाता हूँ वीडियो के माध्यम से। दूसरी चीज़, इसने इतने सारे गहने पहन रखे हैं, इसका मतलब है कि ये लोग गहनों पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। इनकी सोसाइटी में गहनों की बहुत अहमियत थी, और ये जो हाथ पे, गले में ये सब चीज़ें पहनी है, मे बी इनकी कोई इंपॉर्टेंस है। ये कुछ कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति को दर्शाते हैं, शायद कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई अलग तरह के चीज़ें पहनता हो। और एक और बात, ये जो सील्स थी ना, ये सील, कई ऐसी सील मिली हैं जिनके बीच में छेद हैं, और इस छेद का क्या मतलब है कि इसमें से कोई डोरा निकलता था, डोरी निकलती थी, और उसे गले में पहनने के काम आता था, या फिर जैसे यहाँ हाथ पे पहना जा सकता था आमलेट की तरह। तो ठीक है, आम पे पहन लिया, तो इस तरह का भी इसका इस्तेमाल होता था सील का। तो ये हमें पता चलता है इसको देखकर। अच्छा, अब ये जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, इसमें क्या होता है, इसे सिरे पर्ड्यू भी कहते हैं। ये नाम बस रट लो, सिरे पर्ड्यू थोड़ा सा लैटिन शब्द है। सिरे पर्ड्यू, पर्ड्यू होता है वैक्स, ठीक है, सॉरी सिरे होता है वैक्स को कहते हैं, ठीक है। तो लॉस्ट वैक्स में क्या होता है कि वैक्स का एक कलाकृति बनाई जाती है। सोचो ये डांसिंग गर्ल है, तो इसे पहले वैक्स में तैयार किया जाएगा, फिर इसे चारों तरफ से मिट्टी से भर दिया जाएगा, और फिर उस मिट्टी को गर्म करेंगे, मिट्टी हार्ड हो जाएगी, अंदर का वैक्स जो है पिघल के बाहर आ जाएगा, और फिर उस सांचे के अंदर पिघला हुआ लोहा डाला जाएगा, पिघला हुआ ब्रॉन्ज डाला जाएगा, और फिर वो ठंडा होगा। उसके बाद मिट्टी हटाकर ये ब्रॉन्ज स्टैचू मिलेगा, फिर इसे पॉलिश कर देंगे। आपको ये प्रोसेस मैं एक वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ शॉर्ट में। देखिए, सबसे पहले वैक्स लेकर उसे ऐसे मोड़ना होता है, एक कलाकृति का रूप देना होता है हाथों से। तो इसमें बहुत बारीक कारीगरी चाहिए हाथों की, कि उस कलाकृति को आप अच्छे से, जैसा आपको शेप चाहिए वैसा आप शेप दे दें। ये पूरा वैक्स है, ठीक है, जो आपको डार्क रेड कलर का दिख रहा है, हाथों से जो कारीगर बना रहा है वो वैक्स है। और ये एक तरह से मूर्ति का रूप ले रहा है। ये देखिए, ये मूर्ति अब फाइनल शेप ले रही है, इसका चेहरा बनाया जा रहा है इस फिगर का। तो इतने बारीकी से इसमें काम करना होता है, और एक एक चीज़ का ध्यान रखकर शेप आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली वैसा पूरा बनाना होगा। तो इस तरह से वैक्स का एक जो सांचा है, वो वैक्स का एक स्टैचू बना के, वैक्स का स्कल्पचर बना के पहले तैयार कर दिया पूरी तरह से। अब ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, इसमें फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। तो ये फाइनली बन के तैयार हो गया है, और ऐसा ही स्टैचू हमें मिलेगा, ब्रॉन्ज का स्टैचू। फिर उसके पीछे थोड़ा सा रनर वैक्स लगाया जाता है, ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं वो रनर वैक्स है। उसे स्टेबल होल्ड करके रखता है ये वैक्स। तो ये फाइनल ढांचा तैयार हो चुका है, फाइनल जो रूप है उसका तैयार हो चुका है। अब उसमें सैंड, मिट्टी डाली जाएगी, मोल्ड बनाया जाएगा। तो उसको मिट्टी, उसके ऊपर पहले एक मोल्ड डालते हैं, और मोल्ड डालने के बाद इसे मिट्टी से कवर कर देंगे, ठीक है। इस पूरे को मिट्टी से कवर कर दिया जाएगा। मिट्टी से इसको पूरी तरह से कवर करने के बाद इसे
आग में डाला जाएगा जिससे कि ये मिट्टी जो है हार्ड हो जाए और जो वैक्स है वो बहकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे पूरी तरह से ऐसे मिट्टी में कवर कर देंगे और ये एक गैप बना दिया जिससे वैक्स बाहर आ सके बह के। अब इसे आग में डाल दिया, भट्टी में सेका जा रहा है। ये देखिए वैक्स बहकर बाहर आ रहा है, सारा पिघल गया है क्योंकि बहुत तेज़ टेम्परेचर पे डाला जाता है। अब उसके बाद में जो मेटल है जिसका भी आपको स्टैचू बनाना है, चाहे आपको ब्रॉन्ज हो, कॉपर हो, जिसका भी है, उसे पिघलाया जाएगा भट्टी के अंदर, बिल्कुल गर्म करके लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाएगा। यानी लोहे को पिघला के लिक्विड करना है और फिर उसे उस सांचे में डालना है। तो अब जहाँ पे पहले वैक्स था, अब उस वैक्स की जगह अब क्या आ गया है, लोहा आ चुका है, पिघला हुआ लोहा। फिर उसे ठंडा करने देना है, ठंडा हो जाता है उसके बाद उसे मिट्टी को हटाया जाएगा, मिट्टी को तोड़ा जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्कल्पचर है वो ना टूट जाए, बहुत ध्यान से इसे हटाना है। पूरी मिट्टी को देखिए ब्रश से हटाया जा रहा है और इस तरह से वो जो मूर्ति है वो बाहर आएगी। अब उसकी फिनिशिंग होगी, ठीक है, सारी जो बारीक मिट्टी है उसे हटाया जाएगा, फिर उसकी पॉलिशिंग वगैरह होगी और चमकाया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक का क्या मतलब है। लॉस्ट वैक्स का मतलब है कि वो वैक्स गायब हो चुका है, ठीक है। और आप जान के हैरान होंगे कि आज भी लगभग 5000 साल बाद भी सेम टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। जितने भी ब्रॉन्ज के स्टैचूज़ बनते हैं आज भी लगभग इसी टेक्निक से बनते हैं। जो आपने फेमस नटराज स्टैचूज़ देखे होंगे जो तमिलनाडु में बनते हैं, वो इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक को। फिर हड़प्पा में कुछ और स्कल्पचर्स हैं फेमस। ये है बियर्डेड प्रीस्ट, ठीक है, दाढ़ी वाले बाबा हैं ये, और ये ध्यान की मुद्रा में हैं, आंखें इनकी लगभग बंद हैं। तो ये शायद कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे क्योंकि इन्होंने देखो एक बहुत अच्छी सी शॉल ओढ़ रखी है, इन्होंने सर पे कुछ एक आभूषण पहना हुआ है। इस सर वाले आभूषण को कहते हैं फिले, बाय द वे, ठीक है, इसे फिले या फिलेट जो भी कहते हैं वो इसे कहा जाता है। तो ये इन्होंने सर पे पहना हुआ है, इनकी हल्की हल्की दाढ़ी है। तो कहा जाता है ये शायद कोई प्रीस्ट थे, ये कोई धार्मिक कोई गुरु या इस तरह का व्यक्ति हो सकता है जिसका स्टैचू बनाया गया हो, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्टैचू है। फिर ये रेड स्टैंडस्टोन से बना भी एक स्टैचू मिलता है। ये एक आदमी का स्टैचू है लेकिन इसका सर गायब है, हाथ गायब है, और इससे बस ये पता चलता है कि देखिए पॉलिशिंग कितनी अच्छी है इस जो स्टैचू की है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये सभी जो आपने पिछले फ़ोटोज़ में जो ये सारी चीज़ें देखी है, अगर आपको मैं कहूँ कि ये 5000 साल पुरानी है या फिर कल बनी है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज भी हमारे ड्राइंग रूम्स में कई जगह आप देखेंगे इसी तरह की कलाकृतियाँ शोभा देती हैं, ब्रॉन्ज स्टैचूज़ हैं और इस तरह के छोटे छोटे स्टैचूज़ हम रखते हैं। तो यानी जो उस समय की कला है वो आप सोचिए कितनी एडवांस थी। कहाँ तो 10,000 साल पहले आदमी जंगल में सिर्फ जानवरों का शिकार करके खाना खा रहा था, खेती भी चालू हुई नहीं थी, और उसके कुछ हज़ार साल बाद ही भारत में सिंधु घाटी सभ्यता ने इतनी तरक्की कर ली कि हम कला को इतना आगे तक ले जा चुके थे कि आज भी कला का वही रूप हमारे दुनिया में चल रहा है। फिर बात करते हैं हड़प्पन पॉटरी की। तो दो तरह की पॉटरी है, दो तरह के आपको घड़े मिलेंगे, एक होगा प्लेन, एक होगा पेंटेड। तो प्लेन वाला तो देखो घर में काम आएगा, ठीक है, घर के चूल्हे चौके में काम आएगा, मटकी वगैरह की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर कुछ मिनिएचर वेसल्स हैं, देखो ये छोटे वाले जो दिख रहे हैं, तो इनका काम है डेकोरेशन के लिए इन्हें काम ले सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेनिंग लिकर यानी दारू परसनी है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो हैं ज़्यादातर सब व्हील मेड हैं। अगर आपने पॉटर का, कुम्हार का अगर वो पहिया देखा हो तो उस पहिए पे ये सब बनाए गए हैं, ठीक है, हाथ से नहीं बनाए गए हैं, उस पहिए पे बनाए गए हैं, तो इनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। और ये रेड एंड ब्लैक पॉटरी कहलाती है। जब पॉटरी का एनालिसिस होता है तो जैसे पेंटेड ग्रेवेयर, PGW इस तरह से होती है, ये आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रख लो कि हड़प्पा में रेड एंड ब्लैक पॉटरी है, इसमें लाल रंग का बैकग्राउंड है पीछे और उसके ऊपर काले रंग में डिज़ाइंस बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं इस फोटो में। तो ये कोई सुराही है, कुछ है, अलग अलग तरह की डिज़ाइंस हैं इस पर। तो डेकोरेशन प्लस प्लेन पॉटरी, दो तरह की अलग अलग पॉटरीज़ हैं। फिर बात करते हैं ऑर्नामेंट्स की। तो हड़प्पा के लोगों को आभूषणों का बहुत शौक था, तो सील बहुत मिली है, खिलौने बहुत मिले हैं और आभूषण बहुत मिले हैं। ये चीज़ें भरमार में हमें मिली हैं और इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोग काफ़ी फैशनेबल थे, फैशन में यकीन रखते थे, या फिर जो इनके आभूषण हैं वो इनका समाज में स्टेटस, सामाजिक दर्जे को शायद दर्शाते थे, इसीलिए इतने ऑर्नामेंट्स बनाए गए। तो पुरुष और महिलाएं दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते हैं और कई जगह तो हमें जो कंकाल मिले हैं उनके ऊपर भी आभूषण मिले हैं, यानी आभूषण दफना दिए जाते थे लोगों के साथ में जब उनकी मौत होती थी। तो नेकलेस है, फिलेट्स है, आर्मलेट है, फिंगर रिंग्स हैं, और महिलाएं उसके अलावा गर्डल पहनती हैं, ईयररिंग्स और एंकलेट्स। तो ये 3 आभूषण केवल महिलाएं पहनती हैं, बाकी सब आदमी और
महिलाएं दोनों पहनते हुए पाए जाते हैं। बीड्स मिले हैं कई सारे, कॉर्नेलियन, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट के। ये बहुत पॉपुलर थे और इन्हें बांधने के लिए कॉटन या वूल की रस्सी को या फैब्रिक को इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीड्स हैं, नेकलेसेस हैं, चूड़ियाँ हैं बनी हुई हैं, चूड़ियों जैसा स्ट्रक्चर है, आम पे या फिर गले में पहनने के स्ट्रक्चर हैं। तो कई तरह की ज्वेलरी, कई तरह का आभूषण, कई तरह के आभूषण हमें मिले हैं हड़प्पा में। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन की। 2014 में मेंस में ये सवाल पूछा गया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग है और जो कल्चर है, उसने आज की जो हमारे समाज में जो टाउन प्लानिंग है, अर्बनाइजेशन है, उसे किस हद तक इन्फ्लुएंस किया है और आपको उसके बारे में चर्चा करनी है। तो इसमें देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली, ये क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। आपको अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी है, चाहे आप सड़क पे चल रहे हो, चाहे आप सुबह अखबार पढ़ रहे हो। आप अपनी तैयारी के समय हर वक्त अपनी सराउंडिंग्स को ध्यान से देखिए। इस सवाल का आंसर आप सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ के नहीं दे सकते। आपको अपने चारों तरफ जो शहर हैं उनकी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। भारत में कुछ प्लान्ड सिटीज़ हैं जैसे चंडीगढ़, गांधीनगर, ठीक है, दिल्ली का जो न्यू दिल्ली वाला एरिया है, लुटियंस जोन जिसे कहते हैं, ये सभी प्लान्ड सिटीज़ हैं। अगर आपने कभी इन्हें देखा हो तो आप पाएंगे कि इनमें ऐसा ग्रिड पैटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ है, गांधीनगर है, इनमें बिल्कुल सड़कें ऐसे 90 डिग्री पे हैं और यहाँ पे बीच में ऐसे सेक्टर बने हुए हैं, ठीक है। ये सेक्टर 1 हो गया, ये सेक्टर 2 हो गया, इस तरह से पूरी प्लानिंग करी हुई है। फिर बड़ी बड़ी सड़कें हैं और ये सब 90 डिग्री में है। तो आप देखेंगे ये सभी हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी सेम था। फिर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी हम काफ़ी हद तक फॉलो कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि टाउन प्लानिंग में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स एक साइड पे बनाई जाती हैं। आज भी आप देखेंगे जो कोई एम्फी थिएटर है या फिर टाउन हॉल है, ये सभी शहर के एक तरफ होंगे, एक एरिया में होंगे और बाकी जो रेजिडेंशियल एरिया है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो ये सभी एस्पेक्ट, ये सभी फीचर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन से आज भी हमारे जो अर्बनाइजेशन है उस पर अफेक्ट कर रहे हैं। तो लेकिन इसका आंसर आप तभी दे सकते थे जब आपने थोड़ा आसपास भी अपने देखा हो, आंखें खोल के आपने सफ़र किया हो या फिर आप कहीं चले हो। तो थोड़ा सा आसपास भी देखिए, अपनी दुनिया से अवेयर रहिए, अखबार को पढ़िए। अखबार में आपको लगभग ये सारी जानकारियाँ इस तरह की मिल जाएंगी। तो इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस कि आप अपने आसपास की दुनिया को कितना ध्यान से देख रहे हैं, उसको यूपीएससी यहाँ पे टेस्ट कर रहा था। और साथ साथ में आपने किताब के ज्ञान को कितना अच्छे से पढ़ा है, तो वो इंडस वैली के साथ यहाँ लिंक करके ये सवाल पूछा गया था। एक और बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसे भारत में फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है। पहला अर्बनाइजेशन, जब लोग शहरों में रहना शुरू किया, बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई। फिर सेकंड अर्बनाइजेशन कब आता है? सेकंड अर्बनाइजेशन आता है सन 600 से 300 के बीच में, ठीक है। ये बस मौर्यन पीरियड से शुरू होने से पहले, महाजनपद पीरियड जब चल रहा था उसके तुरंत बाद है। तो जो मगध डायनेस्टीज शुरू होती हैं, जब हमने वहाँ पढ़ा था, वो वापस सेकंड अर्बनाइजेशन का पीरियड है, क्योंकि उस वक्त मगध जैसे शहर डेवलप हुए और वहाँ पे फिर से हमें ईंटों का उपयोग नज़र आता है। आप देखिए कि उसके पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन जब खत्म हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती है, उसके बाद हमें कहीं भी भारत में कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, कोई ईंटों से या पत्थर से बना स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखा है। हमें सीधा उसके बाद इस काल में, ये वाला जो मौर्यन या मगध पीरियड है, इसी में हमें जाके सीधा ईंटों का इस्तेमाल दिखा है, पक्के स्ट्रक्चर्स मिले हैं। उस समय की जो बिल्डिंग्स हैं, इस समय की जो बिल्डिंग्स हैं, वो अभी भी मौजूद हैं। और उससे पहले ये वाली हड़प्पन सिविलाइजेशन वाली। तो ये हो गया फर्स्ट अर्बनाइजेशन, ये हो गया सेकंड अर्बनाइजेशन। इसे भी ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपने इसमें नॉलेज गेन किया। आगे हम कंटिन्यू करेंगे जो मॉडर्न पीरियड है उसके आर्ट से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।